गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th में चैप्टर 22 डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आपने लास्ट क्लास में देखा था कि ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, कैसे अस्तित्व में आया, डेमोक्रेसी कैसे लोगों के अस्तित्व में आया और किस प्रकार जो है प्रभावित ये हुआ। तो आज हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये किस प्रकार की गवर्नमेंट है, किस प्रकार जो है लोकतंत्र आने से पहले क्या सरकारें किस तरीके से चला करती थी, शासन संचालित कैसे होते थे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मोनार्क सिस्टम। मोनार्क सिस्टम में क्या होता था कि एक राजा होता था जो शासन संचालित करता था, और ये राजा भी दो तरीके से शासन संचालित करता था। एक तो करता था अपने जनरेशन टू जनरेशन, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेडिशनली रूप से राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसे चलता रहता था। एक थोड़ा उसमें क्या होता था कि डेमोक्रेटिक टाइप का भी होता था कि वह एक मंत्रिमंडल बनाता था, उसमें डिसीजन पावर उनके पास होता था, राजा उनका एक कमांडर होता था। इस तरीके से वो शासन करते थे। तो देखिए आप किस तरीके से होता था मोनार्ची, ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज द प्रिवेलेंट इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन कॉल्ड मोनार्ची। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिसमें मोनार्क सिस्टम पहले संचालित होता था। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां मोनार्क सिस्टम है, राजतंत्र आज भी वहां अस्तित्व में है। It could be a constitutional monarchy and absolute monarchy। क्या कहा, ये क्या भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची भी हो सकता है और एब्सोल्यूट मोनार्ची भी हो सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये हुआ संविधान के रूप में या अपना एक संविधान बनाकर वो राजा शासन कर सकता है। इसके साथ वह एब्सोल्यूट भी हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब जैसे वो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन वाले लोग जो है राजा बनते रहेंगे और अपना शासन संचालित करते रहेंगे, जनता पे अपनी सत्ता कायम रखेंगे। तो इस प्रकार इसको दो भागों में बांटा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची और एब्सोल्यूटली मोनार्ची। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में जिस प्रकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में जब हमारा संविधान बन के चलता है, तो यहाँ तो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में तो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो शासन करते हैं और यहाँ पर राजा शासन करता है। लेकिन इसका भी कुछ क्या होता है, एक संविधान बना हुआ होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही शासन संचालित करता है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम कहा। और एब्सोल्यूट में डायरेक्ट वो होता है जिसके अंदर किसी का कोई लेना देना नहीं होता है, डिसीजन पावर इसी के पास होता है, डिसीजन मेकर भी यही होता है और फैसला सुनाने वाला भी यही होता है। ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जिसने जो सुना दिया सो सुना दिया, इसमें कोई अड़ंगा नहीं डाल सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च में ये जो इनका मंत्रिमंडल बैठता है, जिसकी मिनिस्ट्री बैठती है, वह अपना सुझाव दे सकते हैं, राजा को अपना मंतव्य या अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अब आता है आपका सेकंड शासन व्यवस्था, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब है कि तानाशाह, मतलब किसी पावर को या किसी फोर्स को अपने हाथ में लेकर सरकार बना लेना या लोगों के ऊपर शासन संचालित करने लगना, कुल मिलाकर कह सकते हैं दादागिरी वाला शासन। तो इस प्रकार का गुंडा राज जो है वो डिक्टेटरशिप कहलाएगा। तो देखिए अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप इन द विच सिटीजन आर रूल्ड बाय द फोर्स एंड द गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द पॉलिसीज एंड द पीपल्स। क्या कहा कि वो सिस्टम, वो शासन का तरीका जहां कुछ लोग डिक्टेटरशिप के रूप में, तानाशाही के रूप में अचानक सिटीजन, कोई भी नागरिक हो सकता है, आम नागरिक भी हो सकता है, खास भी हो सकता है, ये क्या करता है, रूल्ड बाय फोर्स, अपने दम के बल पे, अपने बाहुबल के दम पे या अपने जो पैसे के बल पे कहें या अपने पावर के बल पे, अपने शक्ति के बल पर क्या करता है, किसी चल रही गवर्नमेंट को गिराता है और खुद अपना शासन संचालित करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ जो क्या थे, एक सेना में कमांडर थे और कमांडर से उसने क्या किया, सरकार को गिराया और गिराने के बाद वह खुद शासन सत्ता पे स्थापित हो गया। फिर उन्होंने अपनी तरह से, मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसको तानाशाही हम कह सकते हैं। उसने एकदम से सरकार का तख्ता पलट किया, खुद शासन पे बैठ गया, खुद प्रधानमंत्री बन गया। तो इस प्रकार अपनी ताकत पे, अपनी शक्ति के बल पे जो सत्ता हथिया लेते हैं या सत्ता पे अपना अधिकार जमा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिक्टेटर कहलाते हैं। डिक्टेटरशिप के शासन के रूप में, तानाशाही शासन के रूप में वो शासन संचालित करते हैं। अब आप देखिए फॉर द अकाउंटेबल ऑफ द पॉलिसीज एंड पीपल, और वो सरकार जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं होती है, उसमें पूरा दारोमदार उस डिक्टेटरशिप या उस तानाशाही के ऊपर डिपेंड करता है।
ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ द हिटलर। और क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मनी जो कंट्री था वो किसके अंडर में था, वॉज अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर। हिटलर दुनिया का महान तानाशाही माना जाता है, जिसने अपनी शक्ति के बल पर पूरी जर्मनी के ऊपर अपना शासन संचालित किया लंबे समय तक। अब और बताया है, एंड नाजी पार्टी फॉर द मोर देन ए डिकेड, और बहुत बड़े डिकेड तक नाजी पार्टी ने, मतलब हिटलर की डिक्टेटरशिप में, हिटलर की तानाशाही में जर्मनी में शासन संचालित हुआ और कई दिनों तक जो है ये नाजी पार्टी जो है, नाजीवाद जो है वहां पर स्थापित हुआ। ऑल्सो इटली वॉज अंडर ए मुसोलिनी रूल, और इसी प्रकार क्या बताया, जिस प्रकार जर्मनी में एक डिक्टेटरशिप हिटलर था या डिक्टेटरशाही था या वहां का तानाशाह जो हिटलर था उसके शासनकाल में जब संचालित हुआ नाजी पार्टी के रूप में, तो उसी प्रकार इटली के अंदर भी क्या था, एक डिक्टेटरशिप थी। वो किसके अंडर में थी, मुसोलिनी। मुसोलिनी वहां का एक तानाशाही था जिसके अंडर में इटली का शासन संचालित हुआ। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। लेकिन ताजा एग्जाम्पल मैंने आपको पाकिस्तान में बताया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पलटी, नवाज शरीफ को सरकार से उतारा और खुद शासन संचालित करने लगा। तो इस प्रकार इन्होंने डिक्टेटरशाही का जो है अपना बड़ा परिचय दिया। और इतिहास में इन दो नामों को बहुत बार हम पढ़ते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक और तानाशाही या पावरफुल डिक्टेटरशिप वाले शासन चलाते थे। अब आप बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक प्यारे बच्चों, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक ही चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन लोकतंत्र से पहले यहाँ क्या था, लोकतंत्र से पहले यहाँ पर ब्रिटिश रूल था। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन संचालित कर रही थी और हम एक तरह से उनके क्या थे, गुलाम थे, और जो वो ऑर्डर करते थे हमें करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही लंबे संघर्ष के बाद जनता जब इस अंग्रेजी शासन से दुखी हुई तो उसका प्रोटेस्ट किया, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने आप की जिंदगी को सेक्रीफाई करके इन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें आजादी दिलाई। और उस आजादी दिलाने के बाद एक शासन संचालित हुआ, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक अर्थात डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्थापित हुआ। और इसी लोकतंत्र के लिए दुनिया ने संघर्ष किया, क्रांतियां की, और उस रिवोल्यूशनरी के बाद जो है रिपब्लिकन गवर्नमेंट या जो है एक तरह से जनतंत्र या गणतंत्र स्थिति में आया। और बताते हैं इट इज द रूल बाय ए गवर्नमेंट एंड कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहा, वह सरकार, वह गवर्नमेंट, वह सरकार जो हमारे द्वारा बनाए गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा संचालित की जाती है। अर्थात जनता के द्वारा जो वोट करके हम जिता के जिन एमएलए एमपी को भेजते हैं, वो जाकर जिस सरकार को संचालित करते हैं, वह कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक गवर्नमेंट कहलाती है। हु आर वोटेड बाय द पीपल ऑफ द नेशन, और वहां के लोग जो सरकार चलाते हैं वो वोटेड बाय द नेशन। क्या कहा, राष्ट्र की जनता के द्वारा, देश की जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। मतलब वो शासन अच्छा करें या बुरा करें सेकेंड टर्म में, लेकिन फर्स्ट हमने क्या किया, उनको वोट दिया और उनको इलेक्शन में चुनाव जिताकर हमने भेजा, उन्होंने हमारे शासन संचालित किया। तो ये कहलाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक गवर्नमेंट सिस्टम। तो इस प्रकार हम देखें, अबाउट 600 BCE इन इंडिया मेनी स्मॉल स्टेट्स कॉल्ड जनपदाज। क्या बताया कि 600 BCE के अंदर इंडिया में छोटे छोटे स्टेट थे जिनको क्या कहा जाता था, जनपदाज कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। प्यारे बच्चों, जब ये जनपद डेवलप हुए, इनमें पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ग्रोथ होने लगी, तो ये धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब ये जनपद या स्टेट बड़े हुए तो ये महाजनपदाज कहलाए। और ये महाजनपद 16 महाजनपद थे इंडिया के अंदर। कितने थे, 16 महाजनपद थे इंडिया के अंदर। तो इन 16 महाजनपदों में दो प्रकार के शासन संचालित होते थे। कुछ में तो मोनार्ची सिस्टम था, मतलब राजतंत्र था, और कुछ में रिपब्लिकन सिस्टम था, मतलब इस प्रकार की लोकतांत्रिक रूप से सरकार चलती थी। तो अच्छी और बुरी बात क्या थी कि जनपद छोटे थे, इसलिए इस जनपद के अंदर जो बुजुर्ग लोग होते थे या जो एडल्ट पर्सन होते थे, वो सारे मिलकर किसी भी बात के ऊपर अपना ओपिनियन रखकर उस पर डिसीजन दिया करते थे। कहने का भाव ये हुआ कि जनपद छोटे होने के कारण, लिमिटेड पॉपुलेशन होने के कारण जो एडल्ट पर्सन थे वो इकट्ठे होकर
किसी भी प्रकार का डिसीजन तैयार करते थे या डिसीजन मेकिंग करके डिसीजन दिया करते थे, तो उसमें पॉसिबल था। लेकिन जब ये महाजनपद बड़े हुए तो जनसंख्या बढ़ी और पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से अब सभी लोग इकट्ठे होकर एक ओपिनियन के साथ एक रूल बना लें या डिसीजन मेकिंग कर लें, ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए कुछ जनपदों में क्या होने लगा, रिपब्लिकन सिस्टम या एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक सिस्टम फॉलो किया जाने लगा। तो वहां एक तरह से डेमोक्रेटिक टाइप की लोकतांत्रिक तरीके की सरकार चलाई जाने लगी। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि मोनार्ची सिस्टम में, राजतंत्र में किस प्रकार राजा शासन करता है। ये राजा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल में यहाँ इसका मंत्रिमंडल डिसीजन देता है, उसके अकॉर्डिंग फैसले होते हैं और डिसीजन मेकिंग में या डिसीजन देने में ये इनकी हेल्प करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्च के अंदर ये प्रत्यक्ष रूप से राजा खुद अपने हाथ में रखता है और इसमें किसी को भी वो राइट नहीं होता, राजा खुद फैसले देता है, खुद फैसले बनाता है। जनता इसके अधिकार में पूरी तरह से होती है। जनता को कोई रूल अच्छा लगे या ना लगे, राजा ने जो कह दिया वो होगा, होके रहेगा। तो ये इस प्रकार का शासन था। दूसरा था आपका डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या था, वो तानाशाह जो अपने पावर के बल पे, जो अपनी शक्ति के बल पे सत्ता हथिया ले और जनता पे अपना अधिकार करके अपना शासन संचालित करने लगे, अपने दादागिरी वाला शासन संचालित करने लगे और इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं होता। ये जो डिक्टेटरशिप जो होती है, ये तानाशाह जो होता है, ये तानाशाही जो होती है, ये डिक्टेटर लोग क्या करते हैं, अपने पावर के बल पे, अपने बाहुजू बल के ऊपर खुद का शासन संचालित करते हैं। इसलिए इनके फैसले खुद के होते हैं, किसी का एक की भी नहीं सुनते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी के अंदर हिटलर का शासन रहा जो तानाशाही था, और इटली के अंदर मुसोलिनी का शासन रहा, ये भी क्या था, एक बड़ा तानाशाही था। अब बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक की, तो इंडिया में या बहुत सारे आज दुनिया की कंट्री में इसको फॉलो किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकन सिस्टम गवर्नमेंट चल रही है, अर्थात डेमोक्रेसी गवर्नमेंट या लोकतंत्र स्थापित है और इस लोकतंत्र में हमारे द्वारा वोटेड या हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव शासन संचालित करते हैं। इसे हम रिपब्लिकन या कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी का वर्ड मीन क्या है। तो वर्ड मीन की बात करें, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो ग्रीक टर्म डेमोक्रेटिया, ये ग्रीक टर्म डेमोक्रेशिया से लिया गया है। जो ग्रीक वर्ड है एक तरह से डेमोक्रेशिया, उस शब्द से हमने डेमोक्रेसी लिया है। और इसको हम अगर और डिफाइन करें तो इसको दो टुकड़ों में हम डिवाइड करते हैं, डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल्स, लोग, नागरिक, और क्रेटोस का मतलब होता है पावर एंड रूल, मतलब लोगों की शक्ति या लोगों के रूल के द्वारा बनाई गई शक्ति या जनता की शक्ति, जिसे हम कह सकते हैं पीपल्स को लोग से ले सकते हैं, और इसे हम पावर ऑफ रूल मतलब शक्ति का, मतलब जनता की शक्ति का शासन, उसे हम कह सकते हैं डेमोक्रेशिया, जो डेमोक्रेसी शब्द बनाता है। और इसे हम कहते हैं लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र पीपल का मतलब लोग, जनता, और पावर ऑफ रूल मतलब जनता का शासन। इसलिए जनता का शासन है, जनता के लिए बना हुआ है, जनता के द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए इससे बेहतर शासन व्यवस्था अभी तक इस दुनिया में देखने को नहीं मिली, जिसमें एक आम नागरिक से खास आदमी को बराबर राइट होते हैं, बराबर अपॉर्चुनिटी होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल पावर उनके पास होते हैं और उनको न्याय मिलता है, जस्टिस मिलता है। वो अपनी किसी प्रकार के राइट के खिलाफ आवाज खड़ी कर सकते हैं या वह अपनी कंप्लेंट कोर्ट में जाकर कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी क्या है, इस पावर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इसके टर्म्स कितने हैं, फॉर्म्स कितने हैं, उन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपने समझ लिया होगा। बाकी रहा पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।